नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा किए गए पत्रकार वार्ता से। बता दें कि डॉक्टर इंद्रेश कुमार आरएसएस पैट्रन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पहलगाम की घटना यह दरिंदगी की चरम सीमा है। सारे देश में और दुनिया में रोष है और इस रोष में से भारत ने भी कई मजबूत कदम उठाए हैं। जनता ने भी खूब ताकत के साथ इसकी निंदा करते हुए आतंकवाद और आतंकी को, पाकिस्तान और पाकिस्तानी को सबक सिखाने के लिए भरपूर मांग भी की है। मैं एक नई मांग कहिए या पुरानी है, जो आतंकवाद और आतंकी को सदा सबक सिखाने के लिए है, वो पहले आपके सामने कहता हूँ। सब लोग बोलते हैं, आप बोली हुई लिखी हुई बात को बताते हैं कि आतंकवादी का कोई मजहब और दीन नहीं होता, धर्म नहीं होता, वो तो शैतान की शक्ल होता है। फिर प्रश्न 35-40 साल से चला आ रहा है, तो उसके लिए नमाज अदा क्यों होती है? जैसे नमाज अदा होती है तो इस डिक्लेरेशन की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि नमाज अदा होते ही तय हो जाता है कि इसका मजहब है, मजहब लेस नहीं है। तो मजहब नमाज नहीं होनी चाहिए। दूसरा, उसके जनाजे में लोग जाते हैं, तो जनाजे में जाना तय कर देता है कि उसका मजहब है। उसके साथ उसको कब्र मिलती है, तय हो जाता है कि ये उसका मजहब है। इसलिए आज अगर इस बात को लागू होना है तो जम्मू कश्मीर के और हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पक्का तय कर लेना चाहिए, जब जब भी कोई आतंकवादी मरेगा, आतंकी घटना होगी, तो उसके लिए नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि उसका मजहब कोई नहीं। उसके जनाजे में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसका मजहब नहीं है। उसको जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका मजहब नहीं है। बल्कि ऐसे शैतान के द्वारा जिन निर्दोषों को मारा गया, तो अगर प्रेयर करनी होगी तो उनके मजहब के अनुसार करनी होगी, क्योंकि मारे जाने वाले का तो धर्म है, उसका कोई धर्म नहीं ऐसे नहीं कहा जाता, उसका तो धर्म है। और जब वो इंसान है और निर्दोष है, तो उसके जनाजे में भी जाना चाहिए और उसको उसकी क्रिया के अनुसार अंतिम संस्कार भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये कदम अगर 25-30 साल पहले उठ जाता, तो जम्मू कश्मीर के और देश के ये दुर्भाग्यपूर्ण दिन आगे नहीं बढ़ते। परंतु आज मैं आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा, इस बात को पूरी ताकत से जन जन में पहुंचाएं। जब हमने ये स्वीकार कर लिया है कि वो विदाउट एनी रिलीजन है, तो फिर वैसा आचरण भी होना चाहिए। डबल स्टैंडर्ड नहीं चलते, उससे आतंकवाद डील नहीं होता है, आतंकवाद सिर चढ़कर बोलने लगता है। टूरिज्म एंड कल्चर हेरिटेज सोसाइटी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पर्यटन उद्योग पर प्रभाव पर पत्रकार वार्ता कर अपनी बात रखी। गंभीर और एक सेंसिटिव इशू पे हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमें इतना अरसा हो गया काम करते हुए टूरिज्म के अंदर, लेकिन हमने बड़े बड़े रोड शो भी किए, ट्रैवल मार्ट जितने भी हमारे लगते थे, हमने उसमें टूरिज्म को प्रमोट किया।
लेकिन जब भी हमारे से ये सवाल पूछा जाता था कि क्या कश्मीर सेफ है, तो हम उनसे एक ही बात कहते थे कि भाई आज दिन तक टूरिस्ट पे कोई भी अटैक नहीं हुआ, इसलिए आप निश्चिंत होकर के, बेखौफ होकर के यहाँ आएँ। आपकी सुरक्षा जितनी भी है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं या हमारी यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ले रही थी। आपको भी पता होगा कि अमरनाथ यात्रा पीक मिलिटेंसी में भी हुई। छुटपुट घटनाओं को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि सीधा सीधा टूरिस्ट पे कभी भी अटैक हुआ, लेकिन आज जो ये हुआ इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। हालांकि हम स्पीचलेस हैं। इतना बर्बर हत्याकांड जो हुआ उसको लेकर के हम सबके दिलों में एक बहुत ही दर्द है और हमारी सारी संवेदनाएं उन निहत्थे मासूम बेकसूर लोगों की जो शहादत हुई है, हम उनके परिवारों के साथ खड़े हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब जहाँ तक बात है इस हमले की, तो मैं सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में ये चूक रही है। और अगर चाहे वो टूरिज्म डिपार्टमेंट था या यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे एलजी प्रशासन था, अगर उन्होंने एक इस तरह की आइसोलेटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन को खोला था तो कम से कम वहाँ पे सुरक्षा के जितने भी पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे उसके बारे में भी पहले सोचना चाहिए था। और आज हम आप सभी के चैनल के माध्यम से केंद्र की सरकार और हमारे जो डायरेक्टर टूरिज्म का जो विभाग है, हम उनसे, बल्कि हम डायरेक्टर टूरिज्म से ये कहेंगे कि वो इस मुद्दे को केंद्र सरकार, जिसके पास भी हमारी जो सुरक्षा की जितना भी तंत्र है वो होम मिनिस्ट्री के पास है, उनसे ये मुद्दा उठाएं कि आइंदा कभी भी आने वाले दिनों में, क्योंकि अब सब जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा भी आने वाली है, तो इस तरह की चूक जो है वो दोबारा रिपीट ना हो। और इसके साथ साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि जो एक सोशल मीडिया के ऊपर आप भी देख रहे होंगे कि बाइकआउट कश्मीर ऐसा जो नैरेटिव चलाया जा रहा है, वो भी तुरंत बंद होना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये काम करेंगे कि टूरिस्ट जो है उनको हम बाइकआउट करने की अगर बात कहेंगे, तो ये सीधा एक मैसेज जो है वो उन अलगाववादियों को जाएगा जिनके मंसूबे हमें कभी भी कामयाब नहीं होने देने। क्योंकि अगर वहाँ टूरिस्ट नहीं जाएंगे और ये बाइकआउट कश्मीर का अगर नैरेटिव चलता रहा, तो उनके जो मंसूबे हैं जिसके लिए उन्होंने ये इतना एक कांड किया है, उसमें वो कामयाब कहीं ना कहीं होते हुए नजर आएंगे। तो हमारा सबसे ये अनुरोध है कि कम से कम इस जो नेगेटिव नैरेटिव एक जो चलाया जा रहा है उसको तुरंत प्रभाव से रोकना चाहिए। और इसके साथ ही मैं अपनी ओर से, हमारे जितने भी ये मेंबर यहाँ बैठे हैं, बल्कि पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री की तरफ से ये एक अपील करना चाहूँगा कि जो ये नैरेटिव चलाया जा रहा है, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट गया है न केवल कश्मीर के ऊपर बल्कि हमारी पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री, चाहे वो कश्मीर की है चाहे वो जम्मू की है, सभी जगह ये जो एक नैरेटिव जा रहा है और जो डर का माहौल जो पैदा हो गया, उसको कहीं ना कहीं सुधारने के लिए सख्त से सख्त कदम भी उठाने चाहिए। और मैं अपनी तरफ से और अपने सभी टूरिज्म इंडस्ट्री के जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनकी तरफ से ये एक एडमिनिस्ट्रेशन को, खासतौर पे डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जो है उसको ये मैं अपील करना चाहूँगा कि आने वाले फ्यूचर में जो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो चला गया है, क्योंकि ये मैं ये कहूँगा कि ये पुलवामा 2 एक अटैक हुआ है, तो इसको जो नेगेटिव इम्पैक्ट गया है उसको पॉजिटिव करने के लिए जो भी पॉलिसीज अडॉप्ट की जाएं या कोई भी स्ट्रेटजीज बनाई जाएं, उसमें कम से कम जो हमारे टूरिज्म के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको इन्वॉल्व करके कोई ऐसी प्लानिंग की जाए ताकि जल्द से जल्द ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट है इसको बदल करके हम एक पॉजिटिव नैरेटिव बनाएं, और ताकि जो टूरिज्म इंडस्ट्री को इस वक्त जो सेटबैक लगा है उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश हम, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम खड़े हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ भी हम खड़े हैं। तो जो भी पॉलिसीज बनाई जाए उसमें जो हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको भी उनकी सजेशंस, उनके सुझाव जितने भी लेकर के हैं वो आइंदा आने वाले इस समय में इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए टूरिज्म इंडस्ट्री बनाए।
और इसके साथ एक और जो बहुत ही गंभीर मसला है जिसके लिए हम बात करना चाहेंगे और वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं खुद उन दिनों में जिस वक्त यहाँ पे क्लाउड बर्स्ट हुआ रामबन में, उससे 2 दिन पहले मैं श्रीनगर में था और मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो हमारे एयरफेयर थे वो श्रीनगर जम्मू 75,000 तक पहुँच गया, जो कि एक बिल्कुल ही शर्मनाक बात है। और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को हम ये एक अपनी तरफ से अपील करना चाहेंगे कि कम से कम ये जो एयर टैरिफ है उनके ऊपर क्लोज मॉनिटरिंग हो। ये शेयर मार्केट की तरह और खास तौर पे एक ऐसे दुखद हादसे के समय में इस तरह से वो लूट खसूट की जो पॉलिसी जो अडॉप्ट करते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत चसरोटिया ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर भाजपा मुख्यालय जम्मू में पत्रकार वार्ता की। जो पहलगाम में मैसेकर हुआ, जो 26 निर्दोष लोगों का उनका धर्म पूछकर उनकी जो निर्मम हत्या की गई और उसके बाद जो नैरेटिव यहां पर चला, उसकी ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बड़ी त्रासदी शायद और कोई नहीं हो सकती। अगर हम आज जाके उन 26 परिवारों से पूछें जो दुखों का कहर उनके परिवारों पर टूट पड़ा होगा, जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाए। वो जो चले गए वो दुनिया में वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो कुछ वहां पर हुआ उसके ऊपर जरूर हम एक बार इसका संज्ञान लेना चाहेंगे और हम उन लोगों का भी खास बात करना चाहेंगे जो उसके बाद इस दुख की घड़ी में उनके साथ ना खड़ा होकर पाकिस्तान के साथ या ऐसी सोच के लोगों के साथ जिन्होंने 87 के बाद कश्मीर को नजर लगाई थी, ऐसे लोगों के साथ खड़े थे। मुझे लगता है दुश्मन का हिसाब किताब तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे काली भेड़िए जो हमारे बीच में हैं उनको एक्सपोज करना भी हमें लगता है हमारा दायित्व है, क्योंकि उनसे भी ज्यादा खतरनाक ये चंद लोग रहते हैं जिन्हें शायद उन 26 परिवारों का दुख कम नजर आया हो, लेकिन बाकी की चीजें ज्यादा नजर आई। मैं एक एक करके सभी का आपके सामने पर्दाफाश करना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह की सोच मेरे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। इस तरह की सोच मेरे देश की सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। इस तरह की सोच जब 2 नेशन थ्योरी में धर्म के नाम पर 2 देश अलग से दे दिए गए थे और पीछे हम जो लोग रहे थे, हम सब सेक्युलर लोग थे। हम वो लोग थे जिनके लिए देश सबसे ऊपर आता है और धर्म शायद बाद में आता है। ऐसे लोगों के लिए इस तरह की सोच सबसे बड़ी घातक सोच है। इस सोच के खिलाफ मुझे लगता है कि बात करना बड़ा जरूरी है और ऐसी सोच के जितने भी लोग हैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि जब देश की एकता और अखंडता की बात आएगी तो भले हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, हम सबके सब एक हैं। और अगर आज भी कोई इस मुगालते में है कि वो इस प्रोपेगेंडे के चलते इन शहीदों की तरफ से ध्यान डाइवर्ट कर किसी और ले जाएगा, तो हम ये कामयाब नहीं होने देंगे। इसीलिए एक एक करके सबका नाम लेके हम आपको बताएंगे कि इस तरह की सोच की कामयाबी यहां पर न हो पाए। और मैं मीडिया बंधुओं को जरूर कहूंगा कि मेरा इसमें साथ जो लोग दर्शक देख रहे हैं वो भी पूरी तरह से इसमें हमारा साथ दे। दोस्तों, आपने देखा कि जब ये मैसेकर हुआ उसके बाद एक नैरेटिव अलग चलाने की कोशिश की गई। चंद पार्ट में अगर कहीं पर कुछ हुआ भी उसको नलीफाई करने के लिए इन सब 26 लोगों की निर्मम हत्या को एक तरफ और अपना नया प्रोपेगेंडा चलाने की कई लोगों ने कोशिश की। यहां पर फेक नैरेटिव बने, उस नैरेटिव को कई प्रमुख अखबारों ने भी उठाया, जिसके बारे में भी आपसे गिरधारी लाल रैना जी बात करेंगे। और ये कितनी डेंजरस सिचुएशन है, ये सोचने की बात है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस है कि पूरे का पूरा देश आज गमगीन है। हम सब के सब आंसुओं में हैं और आंसुओं में नहीं खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन चंद लोगों को आज भी इसमें सियासत नजर आ रही है। चंद लोगों के अंदर आज भी पाक प्रेम जाता है और चंद ऐसी पार्टीज हैं जिसके अंदर मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है। पुराने कांग्रेस के नेता, भले वो सैफुद्दीन सोज जैसे नेता हैं, जो आज भी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है और जो पाकिस्तान कहता है उसकी आप बात मान लीजिए, अपने देश की ना सुनिए, जिनको आज भी IWT के ऊपर पछतावा हो रहा है। ये ऐसे नेता यहां पर हैं। और मनीशंकर अय्यर जैसे नेता, किसी जमाने में अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान के आगे गुहार लगाते थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी से बचाइए। और आज ये नेता कहते हैं कि कुछ पार्टीशन के अनरिजॉल्व इशू है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, किस नैतिकता के आधार पर यह बयान है? ऐसी कौन सी चीज है जो अनरिजॉल्व है? अगर कुछ अनरिजॉल्व है वो अब रिजॉल्व कर दिया जाएगा और हम अच्छी तरह से जानते हैं क्या है। हमें आज भी पता है कि इसके ऊपर किस तरह से बात करनी है, लेकिन आपके इन नेताओं की नीयत पर क्या आज हिंदुस्तान को शक नहीं होना चाहिए?
कि यहां पर हम सब लोग दुख की घड़ी के अंदर हैं और ये लोग आपका ध्यान किसी और लेकर जाना चाहते हैं? क्या रॉबर्ट वाड्रा के वो बयान, क्या वो इल्तिजा मुफ्ती जैसे लीडर्स के बयान, वो हिंदू और हिंदुत्व के बयान, जिनको मारा गया, उनसे पूछा गया तू हिंदू में है या हिंदुत्व में है? आज भी अगर इतनी बेशर्मी से कोई इस तरह के बयान देता है तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना 148 करोड़ के हिंदुस्तानियों का फर्ज भी बनता है। क्या वैसे नेता, भले वो सज्जाद शाहीन जैसे नेता हो, जो आज भी वार्तालाप की बात करते हैं, जो आज भी बातचीत की बात करते हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे नेताओं को भी सचेत करना चाहता हूं, क्योंकि यही सोच थी जिसने एक अमन सुकून वाला कश्मीर, क्योंकि 1987 के पहले के अगर आप पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो सबसे बड़ी खबर होती थी कि लाल चौक में चाकू निकल जाता था। लेकिन 87 के बाद जो बम, गोली बारूद और खून का सिलसिला चला है, कई कब्रें और कई शमशानों में चिताएं जली, लेकिन इन लोगों की सियासत आज भी उससे बाज नहीं आए हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि 87 से लेकर आज तक जिस सोच के साथ चंद लोग खड़े रहे और इन अमन पसंद लोगों के साथ जो इन्होंने सबसे बड़ा एक पाप किया है, क्या इन लोगों को आज पूछना ही चाहिए कि ये सोच आप कहां से लेकर आए? आपने क्यों हिंदू मुसलमान की बात की, क्यों आपस में बांटने की बात की, जब देश के टुकड़े पहले ही मजहब के नाम पर कर दिए गए थे और जिनको लगता था कि उनका मजहब शायद देश के ऊपर है, उनके लिए अलग से देश दे दिए गए और पीछे वो लोग रहे जिनके लिए देश सर्वप्रथम है। तो ऐसे लोगों को आज फिर से बरगलाने का अगर कोई काम कर रहा है, और खासकर ये कांग्रेस पार्टी फिर ऐसा काम कर रही है, तो क्या ऐसे लोगों को आज पूछना नहीं चाहिए? इस तरह की सोच पनपी कहां से? हमारे इतने कश्मीरी हिंदू भाइयों का कत्ल किया गया, उत्पीड़ना की गई, गिरिजा टिप्पू जैसी को आरे से चिरवाया गया, लेकिन इनकी सोच आज भी वैसी नहीं। आज वो सभी के सभी लोग इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारा क्या कसूर था, हिंदू या हिंदुत्व, ये कसूर था हमारा? और जो नेता इस तरह का राग लाते हैं, जिन्होंने 2008 में हाईकोर्ट के दिए हुए ऑर्डर को फाड़ के फेंक दिया और चंद श्रद्धालु जो बालटाल में सर पे छत छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, उन्हें उनके धर्म की वजह से जगह नहीं लेने दी, ऐसे लोग आज हमें बताएंगे कि हिंदू क्या और हिंदुत्व क्या है? ऐसे लोग क्या वो कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत से परे हो चुके हैं? क्या इनका कुछ लेना देना नहीं है? क्या वो 1.5 लाख कब्रें जो इस नापाक मुल्क पाकिस्तान की वजह से बनी है और इन नेताओं की वजह से बनी है, क्या आज इनसे पूछना नहीं चाहिए? आज इतना बड़ा एक त्रासदी आई इस देश के ऊपर कि 26 परिवारों ने अपने सगे संबंधी खो दिए, उनके आंसू अभी थमे भी नहीं है और इन लोगों ने सियासत करना शुरू कर दी। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो आज अपने देश के साथ ना खड़ा होकर इस नापाक मुल्क की बात कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, जो यहां के कांग्रेस के चीफ है तारिक हमीद करार साहब, जो चंद चैनलों को कह रहे थे मैं आपको इंटरव्यू में नहीं दूंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं उनके ख्यालात को माना जाए, उनकी पार्टी के ख्यालात को माना जाए, या वही बात कर रहे हैं, लफ्ज कुछ और है, सोच पार्टी की है, हम इस तरफ सोचें। मैं पूछना चाहता हूं सीतारमैया जी से कि उन्होंने जिस तरह के कल बयान दिए, मैं इनके बाकी नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि टेररिस्टों के पास इतना समय कहां पर है कि वो किसी का मजहब पूछें। वो जो लोग चशमदीद वहां पर बैठे थे, उन्होंने जो बात की वो सच नहीं है, इनके सीतारमैया जी की बात सच्ची है। जिसने कहा कि कपड़े उतार कर इनके साथ इन्हें मारा गया, इनसे गोलियां मारी गई, आज कहते हैं कि वो भी समय नहीं था। ऐसे लोग आपको किस तरह नजर आते हैं? ऐसी सोच कहां से पनपती है इस देश के अंदर? और मैं कांग्रेस से और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप है किस तरफ, हमें यह तो बताएं, क्योंकि मुझे शक है अगर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग चुनावों में आपकी वकालत कर रहे थे, यह कह रहे थे कि कांग्रेस को जिताएं, जिनके प्रवक्ता ख्वाजा आसिफ जैसे लोग हो, ऐसी पार्टी से आप और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं, क्या तवक्को रख सकते हैं? क्या थोड़ी भी लज्जा नहीं है आप लोगों में? पूरा देश आज खून के आंसू रो रहा है और आपके चंद नेता इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। डोगरा ब्राह्मण प्रतिनिधि सभा द्वारा आज भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूजा व हवन का आयोजन किया। सभा बताना चाहता हूँ कि आज हम भगवान परशुराम जयंती मना रहे हैं, जो कि पूरे स्टेट में बसौली में, हीरानगर, कठुआ, साबा, आरसपुरा, बछला और अखनूर और हरजोरी पुंछ में आज हर महल्ले में, हर घर में भगवान परशुराम जी की पूजा हो रही है। हम चाहते हैं कि ऐसे
जो जुल्म के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, जो भगवान परशुराम जी हमें बता गए हैं, क्योंकि उन्होंने शस्त्र और जो शास्त्र दोनों में विद्या प्राप्त की थी। हम हर नौजवान को यही प्रार्थना करते हैं कि आप शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या प्राप्त करो और जो है आतंकवादी, जो बुरे लोग हैं, उनका संहार करो, नाश करो, ताकि जुल्म में राहत आए और लोग जो है आसानी फिर कर सके। और हम सब लोगों को यही प्रार्थना करते हैं कि देश का भला जो है इसी में है और इसी का गुणगान करो और इनका अभी पालन करो, तभी देश आगे बढ़ेगा। हमारी यही प्रार्थना। आज के क्या का हमारा कार्यक्रम जो है पूजा अर्चना अभी चल रही है, हवन चल रहा है, उसके बाद जो है कीर्तन और हनुमान चालीसा का पाठ होगा। उसके कल जो है हमारे यज्ञ जो के 150 बच्चों को यज्ञ कराए जाएंगे और मैक्सिमम हवन पूजा अर्चना सब लोग इसमें शामिल होंगे, ताकि देश में जो आतंकवाद फैला हुआ है, बुरी बातें जो है नशा फैला हो, उसके लिए हम प्रार्थना अर्चना यही करेंगे, देश में शांति हो, देश आगे बढ़े। SC/ST OBC ऑर्गेनाइजेशन का एकजुट आह्वान, फूले फिल्म देखने की अपील। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट एक्शन कमेटी SC/ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी की जितनी ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं की ओर से रखी गई है और जो फूले फिल्म है उसी को लेकर ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं ये कहना चाहूंगा कि समूचे बहुजन के लिए, समूची नारी के लिए बहुत ही गर्व की बात है ये जो फूले फिल्म दिखाई जा रही है, पूरे देश के अंदर दिखाई जा रही है। ये फिल्म दर्शाती है कि हमारी संविधान से पहले ज्योतिराव फूले के टाइम में हमारे लोगों की क्या हालत थी। हमें पढ़ने की इजाजत नहीं थी, ना शूद्रों की थी, ना नारी को पढ़ने की इजाजत थी। इन्होंने हमारे गले में हड्डियां और कमर में जादू हुआ करता था। इन सारी बातों को पहचाना ज्योतिराव फूले ने, पहचाना कि औरतों की ये दुर्दशा क्यों है, शूद्रों की, बहुजनों की दुर्दशा क्यों है। उन्होंने बात को पहचाना और ये बात थी एजुकेशन की, क्योंकि दरबार बंद थे, स्कूलों के दरबार बंद थे, औरतों के लिए बंद थे, शूद्रों के लिए बंद थे। वो दरबार ज्योतिराव फूले ने कन्या विद्यालय खोल के 1 जनवरी 1848 को पहला विद्यालय, कन्या विद्यालय खोला और पूरे देश के अंदर ये तालका मच गया कि शूद्रों को ये जो हमारे जो सावित्रीबाई क्रांति जो थी, सावित्रीबाई फूले को अपने गार पर पढ़ाकर और दो इंस्टीट्यूशन से, नॉर्मल स्कूल अहमदनगर से और मिशनरी स्कूल पुणे से उनकी टीचर ट्रेनिंग भी करवाकर और इस देश की अपनी धर्मपत्नी को पहली लेडी टीचर बनाया। उन्होंने इस बात को पहचाना कि एजुकेशन के बगैर, पढ़ाई के बगैर, उन्होंने कहा था विद्या बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन गति गई और गति बिन धन गया और धन बिन सुधर पतित हुआ। ये उन्होंने बता दिया कि एजुकेशन के बगैर ये सारा सिस्टम सारा चरमरा गया। इसी बात को देखते हुए उन्होंने कहा कि हमारी बच्चियों के हाथ में कलम होनी चाहिए। और हमारी ये भी मैं कहना चाहूंगा, हम उन लोगों के भी जानते हैं, उन्हें भी जानते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों के हाथ से कलम छीनी और किन्होंने पकड़ाई। सावित्रीबाई फूले, क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फूले और महात्मा ज्योतिराव फूले ने, उन्होंने पहला कन्या विद्यालय खोलकर उन्होंने बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाई। तो आज मैं कहूंगा कि आज देश की
समूची नारी को, सभी को उनका धन्यवाद होना चाहिए और ये फूले फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस बात को दरकिनार करते हुए, जातिवाद को दरकिनार करते हुए, ये सच्चाई जो है पूरे देश के अंदर जो सच्चाई जो है वो दिखाई जा रही है और हमें उस फिल्म को देखना चाहिए। ये ऐतिहासिक फिल्म है, हिस्टोरिक फिल्म है और हर नारी को, हर बशर को, वो किसी भी समाज से है, उसे देखना चाहिए। जो भी विद्या प्रेमी है इस देश के अंदर, उन्हें देखना चाहिए कि विद्या के बगैर हमारी क्या हालत थी, औरतों की क्या हालत थी, उनके सिर मुंडवा दिए जाते थे, सती प्रथा थी और जो विधवा पुनर्विवाह जो नहीं होता था, माता क्रांति हुई थी माता सावित्री बाई फुले ने, जो भ्रूण हत्या की जाती थी उन बच्चों के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाए, उनके लिए बनाए और उन्होंने लेबर रूम जो होते हैं ना, उनकी प्रसूति के लिए उन्होंने लेबर रूम जो एस्टैब्लिश किए, ताकि जो हमारी विधवा औरतें जो खुदकशी करती थी वो खुदकशी ना करते, खुद उन्होंने उनकी जो है डिलीवरी वगैरह कराती थी। उन बच्चों के लिए उन्होंने सैकड़ों बच्चे इसी तरह बच्चों को पाला जो बेचारे अवैध हुए करते थे। जो हमारे समाज के अंदर देखें उन विधवाओं की क्या हालत होती थी, वो जो अवैध बच्चे, उनके लिए उन्होंने जो घर बनाया ताकि कोई भी बच्चा हमारा जान न दे, इसी के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह बनाया। क्रांति ज्योति माता सावित्री बाई फुले को, उनकी मेहनत को, एजुकेशन को दर्शाते हुए ये फुले फिल्म है। तो आज पूरे देश के अंदर 25 तारीख, लेकिन हमारी जेके ड्यूटी के अंदर ये 27 तारीख को लगी थी। मैं सभी से, सभी बहुजनों से, सभी नारी समाज से और सभी लोगों से जो भी विद्या प्रेमी है उनको जो फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये बेमाल में लगी है और 5 बजे इनका शो होता है। मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा, आए और सच्चाई को देखें कि हमारी पढ़ाई के बगैर क्या हमारी हालत थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, आज हमारे पास संविधान है, आज हमारे पास संविधान है तो भी क्या हालत है, तो भी क्या हालत है। आज भी एक दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, मूछें रखता तो उसका कत्ल किया जाता है। अगर कोई बंधुआ लेबर का काम नहीं करता उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। इस तरह की प्रताड़ना कॉन्स्टिट्यूशन होने के बावजूद है। आप अंदाजा लगाइए कि 1891 में क्या हालत होगी। तब क्या, जब हमारे पास संविधान भी नहीं था, हमारे पास कानून भी नहीं था, लेकिन उस योद्धा ने, सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, उस योद्धा ने इस बात को पहचाना और आज जो पहला स्कूल 1848 1 जनवरी 1848 को खोला और उसके बाद उनके घर पर अटैक किए गए, गुंडों को भेजा गया, पत्थर मारे गए, गोबर फेंका गया, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने पीछे कदम नहीं हटाए। वरना 1848 से लेकर 1852 तक उन्होंने 18 स्कूल खोल दिए और इस देश के अंदर उन्होंने तहलका मचा दिया और अंग्रेजों ने उनको इस बात के लिए सम्मानित किया था। तो आज हमें गर्व है कि फुले फिल्म जो है पूरे देश में सभी को देखनी चाहिए, सभी के देखने के लायक है। और खास करके मैं बहुजनों की बात करूंगा, उन्होंने सभी को देखना चाहिए, नारी समाज को सभी को देखना चाहिए। इसी के साथ मैं सभी को अपील करूंगा, सभी लोग फुले फिल्म को देखें। बेमाल के अंदर लगी हो, 5 बजे का शो चलता है। जय भीम, जय भारत। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।